स्वागत है आप सभी का एक नई स्टोरी में। यह कहानी काल्पनिक है। चलिए शुरू करते हैं। एक देश छोड़ने की तैयारी। इंदौर, इसे मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र का बड़ा शहर जिसे मिनी मुंबई भी कहा जाता है। इंदौर खाने के शौकीनों के लिए स्वर्ग है। इतनी सारी वैरायटी मिलती है कि जितने दिन रहें उतने कम लगते हैं। सुबह का समय। एक छोटे से घर के बेडरूम में दो बेहद क्यूट और प्यारे प्यारे बच्चे एक दूसरे से लड़ रहे थे। मम्मी देखो ना मुझे भाई परेशान कर रहे हैं। एक छोटी सी क्यूट बच्ची जिसकी उम्र अभी लगभग 2 साल की होगी, वो अपने ही उम्र के क्यूट से बच्चे की शिकायत अपनी माँ से कर रही थी। वहीं उस क्यूट से प्यारे बच्चों की माँ, जो अभी सुबह के लगभग 8 बज गए थे, फिर भी उसकी नींद नहीं खुली थी। वो घोड़े गधे बेचकर दुनिया से बेख पर सो रही थी। अपने बच्चों की आवाज सुनकर उन बच्चों की माँ अपनी अलसाई आवाज में बोली, अरे चुप हो जाओ मेरे चुन्नू मुन्नू, क्यों सुबह सुबह लड़ रहे हो? चलो मम्मी के पास आओ और सो जाओ। ये बोलकर उन दोनों बच्चों को उसकी माँ फिर से अपने साथ जबरदस्ती सुलाने लगी। वहीं दोनों बच्चे अपनी माँ की हरकत को देखकर चिढ़ से गए। दोनों बच्चे खुद को अपनी माँ से छुड़ाना चाहते थे, लेकिन दोनों खुद को अपनी माँ से छुड़ा नहीं पाए और मजबूरन में उन्हें भी फिर से अपनी माँ के साथ दोबारा सोना पड़ा। वहीं घर में नीचे हाल में एक 24 साल की लड़की सुबह से ही घर के काम में लगी हुई थी, क्योंकि वो आज किसी से मिलने जाने वाली थी। इसलिए जितना जल्दी हो सके उतना वो घर के काम को फिनिश कर देना चाहती थी। वो लड़की जैसे ही अपने काम को पूरा की, वैसे ही उसे याद आया उसकी बेस्ट फ्रेंड तो अभी तक नीचे नहीं आई है। फिर वो ऊपर की रूम में सो रही अपनी दोस्त को उठाने के लिए आ गई। अनिका यार उठ भी जाओ, कितना सोओगी और तू इतना क्यों सो रही हो? वो लड़की रूम को बाहर से खटखटाते हुए बोली। वहीं रूम के अंदर अनिका अपने बच्चों के साथ खूब सुबह की नींद को एंजॉय कर रही थी। उसकी नींद अब निधि के आवाज से कच्ची हो गई। अनिका जो आराम से सो रही थी, वो यूं बार बार दरवाजा खटखटाने से चिढ़ सी गई और चिढ़ते हुए बोली, निधि यार क्यों सुबह सुबह मेरी नींद की बैंड बजाने में तुली हुई है? जी हाँ, ये अनिका थी जो सिर्फ 23 साल की है और 2 जुड़वा बच्चों की माँ। अनिका पिछले 3 साल से अपने शहर मुंबई को छोड़कर अपनी बेस्ट फ्रेंड निधि रॉय के पास आकर रहने लगी थी। अनिका की पढ़ाई मुंबई के सबसे बेस्ट कॉलेज में हुई, लेकिन कॉलेज के लास्ट ईयर में उसके साथ एक बहुत ही भयानक ट्रेजेडी हुआ, जिसके चलते वो मजबूरन अपनों को छोड़कर इंदौर आ गई और इंदौर में 9 महीने बाद 2 बहुत ही प्यारे और क्यूट जुड़वा बच्चों को जन्म दी। निधि के बार बार दरवाजा खटखटाने से अनिका ना चाहते हुए बेड से उठी और रूम का दरवाजा ओपन की तो सामने में निधि को तैयार पाई। निधि को तैयार देखकर अनिका बोली, तू सुबह सुबह इतनी सज धज कर किसकी जान लेने जा रही है? अनिका की बात सुनकर निधि अनिका को घूरते हुए बोली, जान लेने जा रही हूँ, इसका क्या मतलब हुई? तू बोलना क्या चाहती है? निधि की बात पर अनिका जम्भाई लेते हुए बोली, कुछ नहीं यार, तू इतना सज धज के घर से बाहर मत निकला कर, ना जाने कितने सारे कुंवारे लड़कों को घायल कर देती है। अनिका की बात पर निधि झूठी हंसी के साथ बोला, बढ़िया मजाक था, लेकिन मुझे हंसी नहीं आई, तो फालतू में बकवास बंद कर और बच्चों के साथ जल्दी से रेडी होकर नीचे आ जाओ, ब्रेकफास्ट रेडी है। निधि फिर जैसे नीचे जाने को हुई वैसे ही वो अनिका की तरफ देखी और बोली, वैसे मिस अनिका बत्रा, ये वाली बात तो तुम पर भी लागू होती है। तुम 2 बच्चों की माँ होकर भी लड़कों के ऊपर बिजलियां गिराती हो। ये बोलकर निधि बिना अनिका की जवाब सुने नीचे चली गई, क्योंकि वो जानती थी अनिका उसे छोड़ेगी नहीं। वहीं अनिका निधि की बात पर निधि को चिल्लाते हुए बोली, पागल लड़की, तू एक बार मेरी हाथ तो लग, फिर तुझे बताती हूँ बिजली गिराना किसे कहते हैं, पागल लड़की। फिर अनिका वापस अपने बेड के तरफ गई, जहां पर उसके जिगर के टुकड़े आराम से सो रहे थे। अनिका प्यार से अपने दोनों बच्चों के माथे को प्यार से चूमा और दोनों को प्यार से उठाने लगी। अंशिका,
चलो बेटा उठ जाओ जल्दी से, मासी आप दोनों के लिए बहुत ही प्यारा सा सरप्राइज रखी है। अनिका दोनों बच्चों को उठाते हुए बोली। अनिका की उठाने पर अंश कुनमुनाते हुए बोला, मम्मी और सोने दो ना, एक तो आप जबरदस्ती हमें सुलाती हैं और फिर बाद में जबरदस्ती उठाती भी हो, ये तो गलत बात है। ये बोलकर अंश अपनी छोटी बहन को पकड़कर और सो गया। अपने दोनों बच्चों को ना उठते देख अनिका बोली, ठीक है आप दोनों मत उठो, मैं तो चली क्योंकि आज आपके मासी के साथ मैं कहीं घूमने जा रही हूँ। घूमने जाने के नाम पर दोनों बच्चे बिना एक पल देरी किए जल्दी से उठ गए और अपनी माँ के गले में अपनी बाहें डाल दिए और दोनों एक साथ बोले, हमें भी जाना है। अनिका को अपने दोनों बच्चों के वीक पॉइंट क्या है उसे बहुत अच्छे से पता था। अनिका जल्दी से दोनों बच्चों को अपनी गोद में ली और बाथरूम में लेकर चली गई। बाथरूम के बाल्टी में पानी भरा देखकर दोनों बच्चे बहुत एक्साइटेड हो गए, जल्दी से अपने मम्मी की गोद से नीचे उतरने की कोशिश करने लगे। अनिका अपने बच्चों को पानी के लिए इतना पागल होते देख बोली, अरे अरे आराम से, इतनी भी क्या जल्दबाजी है। अनिका की बात पर अंशिका अपनी क्यूट सी तोतली आवाज में बोली, मम्मी हमें दल्दी नीते उतालो ना, मुझे ओल भाई को दल्दी नाही करनी है। अंशिका की बात पर हंस भी हाँ में सर हिलाते हुए बोला, हाँ मम्मी छोटी सही कह रही है, आप हमें जल्दी नीचे उतारोगे तो हम जल्दी नाही करेंगे, तभी तो जल्दी नीचे जाएंगे। अनिका अपने दोनों बच्चों के चालाकी खूब समझती थी। फिर अनिका एक एक करके दोनों को नीचे खड़ी की और दोनों में से किसी को भी बाथरूम के बाल्टी में भरे पानी को छूने भी नहीं दी। दोनों बच्चे बस दूर से ही पानी को अपनी ललचाई नजरों से देख रहे थे। अनिका दोनों को बारी बारी से नहाकर रूम में ले आई। उसके बाद दोनों को एक बड़े से टॉवेल में लपेटकर रूम में वापस बेड में लाकर बैठा दी और दोनों को एक जगह पर चुपचाप शांति से बैठे रहने को बोलकर वो खुद बाथरूम में चली गई। वहीं दोनों बच्चे भी अपनी माँ की बात मानकर चुपचाप शांत बैठे रहे। थोड़ी देर में अनिका भी बाथरूम से नहाकर आ गई और जल्दी से कबर्ड से एक सिंपल सी कुर्ती और लेगी लेकर बाथरूम में चली गई। अपनी मम्मी को फिर से बाथरूम में जाते देख अंशिका अपनी तोतली आवाज में बोली, भाई मम्मी फिलछे बाथरूम क्यों तली गई। वहीं अंश अपनी बहन की बेतुकी बात सुनकर बोला, बेवकूफ छोटी, तुझे इतना भी नहीं पता, माँ अपने लिए ड्रेस लेकर बाथरूम गई है तो वो ड्रेस चेंज करने ही गई है ना। खुद को बेवकूफ बोलते देख अंशिका रोने लगी और रोते हुए बोली, ए भाई आप मुझे बेवकूफ बोल रहे हो, जाओ मुझे आपसे बात नहीं करनी। वहीं अनिका जैसे ही बाथरूम से अपना ड्रेस चेंज करके नीचे आई तो देखी उसके चुन्नू मुन्नू फिर से लड़ने लगे हैं। अनिका दोनों को डांटते हुए बोली, तुम दोनों चिल्लर पार्टी फिर से शुरू हो गए, चुप हो जाओ वरना तुम दोनों को ऐसे ही बिना कपड़े के कॉलोनी के गली में खड़ी कर दूंगी। अपनी मम्मी की इतनी खतरनाक धमकी सुनकर दोनों बच्चे एकदम चुप हो गए। थोड़ी देर में अनिका अपने दोनों बच्चों को सेम कॉलर के ड्रेस पहनाई और दोनों को लेकर नीचे चली गई। अनिका के लिए दोनों बच्चे बहुत ही ज्यादा गॉड गिफ्टेड थे क्योंकि दोनों बच्चे अपने उम्र के बच्चों से ज्यादा एक्टिव थे। अंश और अंशिका दोनों के आईक्यू लेवल भी बहुत ज्यादा था। निधि पहले से ही उन तीनों का इंतजार कर रही थी। दोनों बच्चे अपनी मासी को देखकर अपनी मम्मी की गोद से उतरकर अपनी मासी की पास दौड़ते हुए चले गए। वहीं निधि नीचे बैठकर दोनों बच्चों के लिए अपनी बाहें फैलाकर बोली, आ जाओ मेरी नानिया के सेना। नानिया एक हॉलीवुड का नाम मूवी है जहां पर बुराई से 4 छोटे बच्चे लड़ाई करते हैं। दोनों बच्चे जल्दी से अपनी मासी के गोद में आकर निधि के गाल के दोनों साइड किस करके बोले, गुड मॉर्निंग मासी। निधि भी दोनों बच्चों को खूब प्यार करती है और किस करते हुए बोली, वेरी गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। फिर चारों मिलकर ब्रेकफास्ट करते हैं। बच्चे जल्दी से ब्रेकफास्ट करके हाल में अपने खिलौने के साथ खेलने लगते हैं। वहीं निधि दोनों बच्चों को खेलते देख अनिका से बोली, अनिका तू कब तक इन दोनों को इनके डैडी से दूर रखेगी, अब तो दोनों बड़े भी होने लगे,
बच्चों का भी तो हक है अपने डैडी का प्यार पाने का, तो कब तक यहाँ से वहाँ दोनों को लेकर भागती रहेगी। निधि की बात पर अनिका बहुत ही कोल्ड वॉइस में बोली, जब तक मेरे शरीर में जान है तब तक मैं अपनी बच्चों के ऊपर उस घटिया इंसान के छाया भी नहीं पड़ने दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे पूरी जिंदगी यहाँ से वहाँ जाना ही क्यों ना पड़ जाए। निधि एक बार अनिका को समझते हुए बोली, अनिका तुम ये बहुत गलत कर रही हो, किसी और की सजा तुम खुद को और बच्चों को क्यों दे रही हो। निधि की बात पर अनिका की आंखों में आंसू आ गए और रुंधे हुए आवाज में बोली, और मेरी दर्द का क्या निधि, मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी थी जिसकी मुझे इतना बड़ा सजा मिला। मेरी तो कोई गलती नहीं थी फिर भी मुझे सजा मिली। अनिका की सवालों का जवाब निधि नहीं दे सकी क्योंकि निधि को नहीं पता था कि 3 साल पहले अनिका के साथ क्या हुआ था। निधि को शांत देख अनिका बोली, पता है निधि, जिस दिन मुझे ये पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ तो उस दिन मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने एक पल में मेरी दुनिया ही छीन लिया हो। मैं मर जाना चाहती थी, लेकिन जब मैं अपनी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट देखी तो मुझे ये फील हुआ कि कोई तो है जो मुझे इस जालिम दुनिया से बचाने के लिए मेरे पास आ रहा है। निधि अनिका के हाथ में अपना हाथ रखकर बोली, आई नो अनिका, तुम्हारे साथ जो भी हुआ वो बहुत ही बुरा हुआ, लेकिन तू इस बात को भी झूठला नहीं सकती हो, तुम्हारे बच्चे देश के साथ साथ पूरे दुनिया के बहुत पॉपुलर सेलिब्रिटी के बच्चे हैं। निधि की बात पर अनिका अपनी आंसू पोंछी और बच्चों के तरफ देखते हुए बोली, नहीं, मेरे बच्चे सिर्फ मेरे बच्चे हैं, वो नहीं है किसी भी सेलिब्रिटी के बच्चे, ये दोनों सिर्फ और सिर्फ अनिका बत्रा के बच्चे हैं। अनिका की बात पर निधि कुछ नहीं बोली और वो चुप ही रही। निधि बच्चों को खेलते देख खुद ही अपने मन में बोली, ये दोनों बच्चे कितने लक्की हैं कि इन्हें अनिका जैसी ब्रेव और प्यार करने वाली माँ मिली। अनिका एक गहरी सांस ली और निधि से बोली, निधि तुझे मैं एक बात बताना भूल गई थी, मेरी वीजा बनकर रेडी हो गया है, जैसे ही ऑफिस से अप्रूवल मिलेगी वैसे ही मैं अपने बच्चों के साथ हमेशा के लिए लॉस एंजेलिस में शिफ्ट हो जाऊंगी। अनिका की बात सुनकर निधि हैरान हो गई और हैरानी से बोली, अनिका तुम ये क्या बोले जा रही हो, तुम यहाँ तो अच्छे से रह रही थी ना, फिर लॉस एंजेलिस जाने का प्लान कैसे कर ली। फिर अनिका ने जो कहा उसे सुनकर निधि की तो पैर तले जमीन खिसक गई। CH2 मेरी शिकार कर देगी। अनिका की बात सुनकर निधि पूरी तरह से हैरान थी, वो अनिका के अचानक ऐसे लिए गए फैसले से हैरान थी। निधि को समझ में नहीं आ रहा था कि वो अनिका को देश छोड़कर जाने से कैसे रोके। फिर अनिका बात को बदलते हुए निधि बोली, अच्छा निधि ये सब छोड़ो, तुम कहीं जा रही थी, इतना सज धज के तो कब जाओगी। अनिका की बात पर निधि सड़ा सा मुंह बनाकर बोली, क्या बताऊं यार, मेरी माँ मेरे पीछे एक पागल सांड की तरह पड़ गई है, ऐसा लगता है किसी भी वक्त मेरी शिकार कर देगी। निधि की बात सुनकर अनिका हंसते हुए बोली, क्या हो गया, जो तू इतना गंदा वाला शकल क्यों बना रही है, कहीं इस बार भी तो शादी को लेकर तेरे पीछे नहीं पड़ी आंटी। निधि अपना मुंह बनाते हुए बोली, हाँ यार, मेरी मम्मी मेरी शादी के पीछे पागलों की तरह पड़ी हुई है, पता नहीं मेरी शादी करा के उनको कौन सा गोल्ड मेडल मिलने वाला है। अनिका टेबल से एक सेब उठाकर उसका एक बाइट खाते हुए बोली, गोल्ड मेडल का तो पता नहीं, लेकिन उन्हें दामाद जरूर मिलेगा। जब आंटी इतना बोल रही है तो कर लेना शादी, दिक्कत क्या है, एक तरह से आंटी भी सही है, उसे भी तेरी फिक्र है, ऐसे माँ हर कोई को नसीब नहीं होती है। ये बोलते ही अनिका के आंखों में नमी छा जाती है, क्योंकि उसे अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी। अनिका को सेड देख निधि बोली, चिल यार, तू ये सब चीज सोचकर खुद को डिप्रेस मत कर, तू बस जिंदगी को एंजॉय कर और देखना तेरे चुन्नू मुन्नू को वो दोनों कितने प्यारे और क्यूट हैं। निधि की बात सुनकर अनिका बोली, ऐसी कोई बात नहीं है यार, बस मेरी जो पास्ट का दर्द है ना, वो मुझे ना खुशी से जीने देती है ना मरने देती है, मैं इस बीच मझधार में फंसी हुई हूँ। अनिका को शांत करते हुए निधि बोली, शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा, तुम बस हिम्मत से काम लो।
निधि की बात पर अनिका एक फीकी स्माइल के साथ बोली, वही तो कर रही हूँ यार, वरना मैं आज कहाँ होती मुझे खुद पता नहीं। अनिका की बात पर निधि बोली, अनिका जब तक तू अपने अंदर के दर्द को छोड़ेगी नहीं ना तब तक वो दर्द तुमसे दूर नहीं जाएगा। तुझे पता है कभी मैं भी ऐसी सिचुएशन में थी तो किसी ने मुझे कहा था कि जब तक हम किसी चीज को पकड़े रहते हैं ना वो चीज हमसे दूर नहीं जाती है, इसलिए हमें उस चीज को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए। निधि की बात पर अनिका बोली, तू ठीक ही कह रही है, मैं भी कोशिश करूंगी। फिलहाल तुझे लड़के से मिलने जाना चाहिए, नहीं तो पता चले तेरी इंतजार करते करते वो बेचारा कहीं बूढ़ा ना हो जाए। अनिका की बात सुनकर निधि बोली, यार अनिका बस भी कर, कितना मेरी टांग खिंचाई करेगी, और एक बात, मुझे ना तेरी मदद की सख्त जरूरत है, प्लीज बहन हेल्प कर दे। निधि की बात सुनकर अनिका बोली, ना बाबा ना माफ कर, मुझे नहीं करनी तेरी कोई हेल्प। तेरे हेल्प के चक्कर में मेरी बैंड बज जाती है, पिछले बार मैं बहुत ही बुरी तरह से फंसी थी। अनिका को मना करते देख निधि पप्पी आइज बनाते हुए बोली, प्लीज बहन मदद कर दे, पक्का इस बार कुछ नहीं होगा, मैं हूँ, इस बार तुझे फंसने नहीं दूंगी। निधि की बात सुनकर अनिका बोली, उस बार भी तू मुझे यही बोली थी कि पक्का ऐसा नहीं होगा, तेरे चक्कर में मैं फंस गई थी उन लड़कों के बीच में। मैं आज तेरी कोई हेल्प नहीं करूंगी, आज मैं फुल एंजॉय करूंगी अपने चुन्नू मुन्नू के साथ। अनिका को ना मानते देख निधि अपना सड़ा सा मुंह बनाकर बोली, सेल्फिश कमीनी, मेरी कभी मदद नहीं करती, देखना तुझे पाप लगेगा, पाप इस बैचलर लड़की की श्राप है, समझी ना। निधि की बात पर अनिका बोली, मुझे तेरी श्राप मंजूर है पर मैं तेरी कोई हेल्प नहीं करने वाली, और तू यहाँ फालतू में टाइम वेस्ट मत कर, जा उधर, पता चले आंटी उस लड़के को यहाँ तेरे घर का एड्रेस ना दे दे, समझी। निधि अनिका को बिना जवाब दिए ही घर से मुंह फुलाते हुए अपनी स्कूटी से उस लड़के के बताए एड्रेस के लिए निकल गई। मुंबई रायजादा विला में एक बहुत ही आलीशान कमरे में एक 30 साल का लड़का आराम से बेड में बैठे आराम से मोबाइल चला रहा था। इस लड़के के सिल्की लंबे बाल और सागर सी नीली आंखें, चेहरे में एक ना दिखने वाली गहरी मुस्कान, एक इसे अलग ही लुक हो रहा था। लड़के के बॉडी को देखकर ऐसा लग रहा जैसे कोई रेसलर हो। लड़के के बॉडी को देखकर कोई भी ये अनुमान लगा सकता था कि ये कोई सुपर मेल मॉडल है। ये लड़का कोई और नहीं आहान रायजादा था, जो पॉपुलैरिटी के मामले में पूरे वर्ल्ड में फेमस था। आहान का नाम बॉलीवुड और हॉलीवुड में टॉप पर आता था। आहान ने बहुत ही कम समय में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपना अच्छा खासा मुकाम हासिल करके फेमस हो चुका था। पूरी दुनिया में आहान को एक फेमस एक्टर के रूप में ही जानते थे, लेकिन आहान असल मायने में देखा जाए तो बिजनेस वर्ल्ड का किंग था। आहान अभी अपना मोबाइल ओपन करके ईमेल चेक कर ही रहा था कि उसके पास व्हाट्सएप पर उसके पीए रोनित शर्मा का मैसेज आया। आहान जल्दी से मैसेज ओपन किया तो उसके चेहरे पर खुशी और गुस्से के मिले जुले एक्सप्रेशन उभर आए। आहान मैसेज पढ़ने के बाद गुस्से से बोला, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास, देखता हूँ मुझसे कैसे बचाते हो खुद को। CH3 तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, बटा पछतावा। आहान अपने पीए रोनित शर्मा के मैसेज पढ़कर गुस्से में लाल हो रहा था, क्योंकि मैसेज के साथ साथ उस पर्सन का फोटो भी था जिसे वो पिछले 3 सालों से ढूंढ रहा था। आहान तुरंत ही रोनित को कॉल किया, वहीं रोनित भी पहली ही रिंग में कॉल अटेंड कर लिया। रोहित, क्या तुम श्योर हो वो वही है ना? आहान कन्फर्म करते हुए बोला। आहान के बात पर रोनित थोड़ी डरते हुए बोला, यस सर, ये वही है, मैंने कन्फर्म किया है, वो वहां पर अपने दोस्त के घर में रह रही है और सुनने में आया है वो। इससे आगे रोनित बोलता उससे पहले ही आहान बोला कि वो अब सिंगल मदर है, राइट? आहान के बात पर रोनित हकलाते हुए बोला, यस बॉस। ओके, तैयारी करो जाने की। ये बोलकर आहान कॉल कट कर दिया। आहान इस वक्त बेहद गुस्से में था, उसे समझ में नहीं आ रहा था अपनी गुस्सा को कैसे कंट्रोल करे।
आहान से गुस्सा कंट्रोल ही नहीं हुआ तो वो सीधा अपने रूम से अटैच्ड जिम रूम में चला गया और अपनी गुस्सा पंचिंग बैग पर उतारने लगा। जब 20 मिनट बाद आहान शांत हुआ तो वो वापस अपने रूम में आया और वॉशरूम में चला गया। फिर आहान ऑफिस जाने के लिए रेडी होकर नीचे आया तो उसे एक 50 साल की औरत मिली जो दिखने में एकदम ही 35 की लगती थी। औरत कोई और नहीं आहान की मां रानी रायजादा थी, जो देश के फेमस डिजाइनर थी। आहान अपनी मां को देखकर बोला, गुड मॉर्निंग मॉम, आज आप ऑफिस नहीं गई? आहान को रानी कुछ बोल पाती उससे पहले ही सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए एक 55 साल का आदमी जिसका फेस फीचर लगभग आहान जैसा ही था, वो बोला, आज संडे है बरखुरदार, वो आज नहीं जा रही है, वो आज अपनों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है, तुम्हारे जैसा नहीं जिसके पास अपने मॉम और डैड के लिए समय नहीं होता है। ये आदमी कोई और नहीं आहान रायजादा का डैड राजन रायजादा है, जो हमेशा ही आहान को ताने देता रहता था। ये पेशे से एक बिजनेस कोच हैं, जिसके बदौलत बहुतों ने अपना खुद का स्टार्टअप शुरू किए। राजन के बाद आहान को चुप गई और वो भी उसी टोन में सैंडविच का एक बाइट लेते हुए बोला, इंसान को दूसरे के गिरेबान में झांकने से पहले खुद के गिरेबान में झांकना चाहिए। वहीं रानी फिर से बाप बेटे को भिड़ते देख बोली, बस भी कीजिए, आप दोनों को पता नहीं क्या हो जाता है, जो एक दूसरे के साथ शांति से बैठ भी नहीं सकते, हद है, जब देखो लड़ते रहते हैं। रानी के बात पर आहान बोला, आई एम सॉरी मॉम, बट इस आदमी को आगे से सिंग मारने की जो आदत है, मैं तो यहाँ शांति से बात कर रहा था, इन्हें बीच में कूदने की क्या जरूरत थी। आहान के इतना बोलना था कि राजन गुस्से से गुर्राते हुए आहान के पास आए और आहान के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिए और गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसी बात करने की? बाप हूँ मैं तुम्हारा, अपनी हद में रहकर बात करो। वहीं आहान गुस्से में आग बबूला हो गया और वो एक झटके में राजन के कॉलर पकड़कर दांत पीसते हुए बोला, बहुत बड़ी गलती कर दिया मिस्टर राजन रायजादा, मुझ पर थप्पड़ उठाकर अब देखते जाओ मैं क्या क्या करता हूँ। ये बोलकर आहान जोर से राजन को धक्का दे दिया, जिससे राजन थोड़ी अनबैलेंस हो गए लेकिन खुद को संभालने में कामयाब रहे। वहीं आहान गुस्से में अपने विला से चला गया। वहीं रानी दौड़ते हुए राजन के पास आई और राजन के कंधे को पकड़कर बोली, आप ठीक हैं? रानी की बात पर राजन एक कड़वी मुस्कान के साथ बोला, जिसका बेटा ही अपने खुद के बाप के जान की दुश्मन बन बैठा हो, वो बाप ठीक कैसे हो सकता है रानी? राजन के बात पर रानी कुछ नहीं बोली, वो बस शांत रही और भरे हुए आवाज में बोली, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी ही गलती की वजह से आज आपके और आहान के बीच इतना बड़ा खाई हो गई है। राजन रानी को अपने सीने से लगाते हुए बोला, आप माफी क्यों मांग रही हैं? इसमें आपकी गलती नहीं है, भगवान के लिए खुद को इसमें कसूरवार मत समझो, गलती तो हमसे हुई जो हमने अपने बेटे पर भरोसा नहीं किए। फिर रानी और राजन दोनों पति पत्नी साथ में डाइनिंग टेबल में बैठ गए और एक सर्वेंट उनको सुबह का ब्रेकफास्ट सर्व किया। बत्रा मेंशन में एक रूम में एक लड़की की फोटो के सामने एक औरत खड़ी थी और वो फोटो वाली लड़की को देखकर बोली, बेटा तुम कहाँ हो, आ जाओ ना, पूरे 3 साल हो गए हैं, ना तुम्हारी फोन ना मैसेज, कुछ नहीं आया, हमारी भूल की इतनी बड़ी सजा क्यों दे रही हो? ये औरत कोई और नहीं, अनिका की सौतेली माँ दिव्यानी बत्रा थी, जो अनिका के रूम में अनिका की फोटो के सामने रो रही थी। अनिका की घर और मुंबई छोड़कर जाने के पीछे कहीं ना कहीं इनका भी भागीदारी थी। वहीं दिव्यानी को रोते देख अनिका के पापा महेश बत्रा बोला, दिव्यानी अब रोने से क्या फायदा, जब मैं उस वक्त आपको समझा रहा था कि हमारी बेटी निर्दोष है, उसके साथ किसी ने गलत करके फंसाया है, फिर भी आप मानी नहीं, और जब वो हम सब से दूर चली गई है तो अब आप रो रही हैं। महेश जी की बात पर दिव्यानी अपनी आंसू पोंछते हुए बोली, हाँ मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई थी, लेकिन अनिका की भी तो फर्ज बनता था ना कि वो एक बार मेरे पास आकर बताए कि माँ आप जैसा सोच रही हैं वैसा कुछ नहीं है, मैंने ऐसी कोई गलत नहीं किया है।
दिव्यानी की बात पर महेश बोला, अच्छा तो क्या आप मान लेती, यकीन कर लेती अनिका पर। दिव्यानी, आप अच्छी से जानती हैं कि अनिका ने अपनी सगी माँ की तरह आपको मानती थी, लेकिन आपने क्या किया? किसी के कहने पर आपने मेरी बेटी के चरित्र पर कीचड़ उछालने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। ये बोलकर महेश तेजी से अनिका के रूम से नीचे चले गए क्योंकि उसे खुद पर भी गुस्सा आ रहा था कि उसने अपनी पहली प्यार नीलू की निशानी को संभाल नहीं सका। महेश अनिका को पीछे 3 साल से ढूंढ रहा था, लेकिन उसे अनिका की कहीं कोई पता ही नहीं चला। CH4 पहली प्यार की निशानी। इस वक्त महेश के आंखों में पछतावे की आंसू थे। फिर महेश एक सर्वेंट से बोला, दिव्यानी नीचे आए तो उन्हें ब्रेकफास्ट करने बोल देना, मैं ऑफिस कुछ काम रह गया था उसी को पूरा करने जा रहा हूँ, मैं शाम तक ही आ पाऊंगा। ये बोलकर महेश बत्रा विला से चला गया। महेश आज फिर से पुलिस इंस्पेक्टर से मिलने जा रहा था, कहीं उसे उसके बेटी की पता चला हो। महेश सप्ताह में एक बार पुलिस स्टेशन जरूर जाता और ये आस लेकर जाता कि कहीं उसकी बेटी की पता लग चुका हो, लेकिन उसे हर बार की तरह निराशा ही मिलता। वहीं दिव्यानी अनिका की फोटो को छूते हुए बोली, मुझे माफ कर देना मेरी बच्ची, सब मेरी ही वजह से हुआ है। मैं ये कैसे भूल गई, एक तुम ही थी जो मुझे मेरे प्यार से मिलाई थी, और मैंने ही तुम्हें खुद से और तुम्हारे पापा से हमेशा के लिए दूर कर दी। ये बोलकर दिव्यानी अनिका की फोटो को अपने सीने से लगाकर फूट फुटकर रोने लगी। दिव्यानी की रोने की आवाज रूम से बाहर भी आ रही थी। दिव्यानी सप्ताह में एक बार अनिका के रूम जाती और उसके फोटो से बात करती और खूब फूट फुटकर रोती। पूरे विला के सर्वेंट को अपनी मैडम की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी, लेकिन वो आखिर में कुछ भी तो नहीं कर सकते थे। पुलिस स्टेशन में महेश इस वक्त इंस्पेक्टर अजीत के केबिन में था। अजीत महेश को समझाते हुए बोला, देखिए मिस्टर बत्रा, मैं आपके सिचुएशन समझ रहा हूँ, पर ट्राई अंडरस्टैंड। मैंने सब तरह से कोशिश कर लिया, लेकिन आपकी बेटी मुझे कहीं नहीं मिला। इनफैक्ट मैंने पूरे पुलिस डिपार्टमेंट में आपकी बेटी की फोटो सर्कुलेट कर चुका हूँ, लेकिन किसी भी पुलिस स्टेशन से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला है। अजीत के बात सुनकर महेश बोला, ठीक मिस्टर अजीत प्रताप, मैं चलता हूँ। जैसे ही कुछ पता चले प्लीज हमसे कांटेक्ट जरूर कीजिएगा। ये बोलकर महेश अपना आंसू पोंछते हुए स्टेशन से चला गया। वहीं महेश के जाने के बाद अजीत बोला, मैं जानता हूँ मिस्टर बत्रा, आप बहुत तकलीफ में हैं, लेकिन मैं भी कुछ नहीं कर सकता। मैं बहुत कोशिश की आपकी बेटी को ढूंढने की, लेकिन वो नहीं मिली। भगवान करे आपकी बेटी जहाँ भी हो सही सलामत रहे। फिर अजीत अपना काम करने लगा। वहीं बत्रा विला में दिव्यान अनिका की फोटो को देख देख कर फूट फुटकर रो रही थी और बोलती रही, बेटा मुझे माफ कर देना और वापस आ जाओ अपनी माँ के पास। तभी पुलिस स्टेशन से महेश विला में आ गया। महेश जैसे ही विला में इंटर हुआ, उसे दिव्यानी की रोने की आवाज आई। महेश सीधा अनिका की रूम में गया तो देखा दिव्यानी को अनिका की फोटो को सीने से लगाए हुआ बिलखते रोते हुए पाया। महेश से भी दिव्यानी की ऐसी हालत देखा नहीं गया और सीधे दिव्यानी के पास गया और उसे गले से लगा लिया। दिव्यानी महेश के गले लगे हुए और जोर जोर से रोने लगी और रोते हुए महेश से बोली, महेश जी मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता, मुझे मेरी बेटी चाहिए। अगर वो मुझे नहीं मिली तो मैं जिंदा नहीं बचूंगी। महेश दिव्यानी को शांत करते हुए बोला, प्लीज दिव्यानी चुप हो जाओ, सब्र से काम लो, देखना एक ना एक दिन हमें हमारी बेटी की पता चल जाएगी। दिव्यानी महेश के सीने से लगे हुए ही बोली, और कब तक सब्र से काम लूं, मेरी सब्र की बांध टूट चुकी है मुझसे और इंतजार नहीं हो रही है। 3 साल हो गया महेश, 3 साल से हम अपनी बेटी को ढूंढ रहे हैं, लेकिन उसकी कोई खबर नहीं आई। दिव्यानी की इस सवाल ने महेश को निशब्द कर दिया। दिव्यानी सही ही तो बोल रही थी, उन्होंने ने इस 3 सालों में अपनी बेटी की पता तक नहीं लगवा पाए। दिव्यानी ऐसे ही महेश से गले लगे रही और अब तक दिव्यानी शांत भी हो चुकी थी। दिव्यानी को शांत देखकर महेश बोला, अच्छा अब चलो लंच कर लो, आपने सुबह से लेकर कुछ नहीं खाई हो,
आपने सुबह का ब्रेकफास्ट को भी स्किप कर दिए थे। काफी देर तक महेश को दिव्यानी की कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला तो महेश खुद से दिव्यानी को अलग किया तो पाया दिव्यानी बेहोश हो चुकी है। महेश जल्दी से दिव्यानी को बेड में सुलाया और जल्दी से कॉल करके डॉक्टर को बुलाया। दिव्यानी की पूरी चेहरा रोने के वजह से बेहोश हो चुकी थी। दिव्यानी को ऐसे हालात में देखकर महेश को बहुत बुरा लग रहा था। फिर थोड़ी ही देर में महेश के फैमिली डॉक्टर नैना आई और वो पहले महेश को ग्रीट की और दिव्यानी की चेकअप की। चेकअप करने के बाद नैना महेश के तरफ देखी और बोली, मिस्टर बत्रा, क्या आप मुझे ये बता सकते हैं मिसेस बत्रा कब से खाना नहीं खा रही है? महेश डॉक्टर नैना की बात सुनकर हैरान हो गया और बोला, ये आप क्या कह रही हैं डॉक्टर, दिव्यानी तो रोज खाना खाती थी। महेश के बात पर डॉक्टर नैना बोली, आई नो मिस्टर बत्रा, आपका बात भी सही है, लेकिन मिसेस बत्रा पिछले कुछ दिन से अच्छे खाना नहीं खा रही है, इसलिए इन्हें सीवियर डिहाइड्रेशन हो गया है, जो इनके लिए किसी खतरे से कम नहीं है। डॉक्टर नैना की बात सुनकर महेश तो एकदम से स्तब्ध रह गया। फिर डॉक्टर नैना महेश को कुछ मेडिसिन दी और बोली, फिलहाल के लिए मैंने इन्हें होश आने का इंजेक्शन लगा दी है, कुछ 1 घंटे में ये होश में आ जाएगी, तो आप सबसे पहले इन्हें भरपेट खाना खिलाएगा और ये मेडिसिन सही टाइम पर देते रहिएगा। ओके डॉक्टर नैना, थैंक यू सो मच। महेश डॉक्टर नैना को धन्यवाद देते हुए बोला। महेश के बात पर डॉक्टर नैना बोली, इट्स ओके मिस्टर बत्रा, ये तो मेरा काम था, ठीक है तो अब मैं चलती हूँ। ये बोलकर डॉक्टर नैना बत्रा विला से चली गई। डॉक्टर नैना गेट तक छोड़ने महेश के घर का एक सर्वेंट आया था। CH5 खुद को ही नुकसान पहुंचा रही हैं। CH5 खुद को ही नुकसान पहुंचा रही हैं। डॉक्टर नैना के जाने के बाद महेश दिव्यानी के पास ही बैठ गया और दिव्यानी की हाथ को अपने हाथ में लेकर बोला, आपने ऐसा क्यों किया दिव्यानी, और अब खुद को ही नुकसान पहुंचा रही हैं? आपके ऐसा करने से क्या हमारी बेटी वापस आ जाएगी? महेश के आंखों से भी आंसू बह आए। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपना पति धर्म निभाए या पिता धर्म, क्योंकि वो सोचा था कि खुद ही अब अनिका को ढूंढने जाएगा, लेकिन दिव्यानी को इस हाल में छोड़कर भी तो नहीं जा सकता था। फिर महेश के दिमाग में कुछ क्लिक हुआ और वो सोचा, क्यों ना कुछ दिन के लिए दिव्यानी को उसके मायका इंदौर छोड़ दे, जिससे दिव्यानी की अच्छी से ख्याल भी रखा जाएगा और वो बेफिक्र अनिका को ढूंढ भी लेगा। थोड़ी ही देर में दिव्यानी होश में आई तो खुद को अनिका के रूम में पाई। दिव्यानी को होश में आए देख महेश बोला, अब कैसा फील कर रही है? महेश के बात पर दिव्यानी कुछ नहीं बोली, बस हाँ में सिर हिला दी। थोड़ी देर बाद दिव्यानी बेड से उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन वीकनेस के वजह से दिव्यानी उठ नहीं पा रही थी। दिव्यानी की ये हरकत से महेश थोड़ी तेज आवाज में बोला, दिव्यानी आपको अभी उठना मना है, डॉक्टर ने आपको टोटल बेड रेस्ट के लिए बोले हैं, तो आप अगले 2 महीने तक टोटल बेड रेस्ट करोगी। लेकिन आप समझ नहीं रहे हैं, मुझे वॉशरूम जाना है, दिव्यानी अपनी मरी आवाज में बोली। तो इसके लिए मैं हूं ना, ये बोलकर महेश दिव्यानी को गोद में उठाया और वॉशरूम में छोड़ आया। थोड़ी देर में दिव्यानी अपना हाथ मुंह धोकर वॉशरूम से बाहर आई तो महेश काफी टेबल में खाना के प्लेट सजा रहा था। दिव्यानी को वॉशरूम से बाहर आए देख महेश बोला, चलो जल्दी से आ जाओ, खाना गर्म है, गर्मा गर्म खाने में बेहद स्वादिष्ट होता है। दिव्यानी खाना को देखकर बोली, आप रहने दीजिए ना, मुझे खाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही है। दिव्यानी की बात सुनकर महेश दिव्यानी को घूरते हुए बोला, दिव्यानी मुझे आपकी कोई भी बहना नहीं चाहिए, यहाँ मेरे पास आइए और चुपचाप बैठकर खाना खाई। अब मैं आपकी हेल्थ से रिलेटेड कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं करूँगा। महेश के बोलने पर दिव्यानी कुछ नहीं बोली और चुपचाप महेश के पास बैठ गया और खाना खाने लगी। खाना खाने के बाद महेश एक सर्वेंट को बुलाया और खाने की ट्राली को ले जाने को बोला। वहीं एक सर्वेंट एक बोतल में गर्म पानी लेकर आई, क्योंकि महेश ने पहले ही बता दिया था कि जब भी कोई खाने की ट्राली लेने आए तो साथ में गर्म पानी भी लेकर आए।
वो सर्वेंट गर्म पानी के बोतल को महेश को देकर खाने के ट्राली लेकर चली गई। महेश दिव्यानी को मेडिसिन खिलाने के बाद दिव्यानी से बोला, दिव्यानी हम दोनों कुछ दिनों के लिए इंदौर जा रहे हैं। इंदौर? लेकिन क्यों जाना है? दिव्यानी बोली। वो इसलिए जाना है क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरी गैर मौजूदगी में तुम खुद को ऐसे ही बीमार करती रहो। वहां इंदौर में रहोगी तो आपकी मन भी वहां लगा रहेगा, महेश बोला। दिव्यानी को भी महेश का सजेशन अच्छी लगी, इसलिए दिव्यानी भी महेश के बात मानकर इंदौर जाने के लिए तैयार हो गई। इंदौर एयरपोर्ट के वीआईपी एरिया में एक 30 साल का लड़का ब्लैक गागल और 3 शूट आउटफिट पहने हुए जल्दी से चलते हुए एयरपोर्ट से बाहर की ओर निकल रहा था। ये लड़का कोई और नहीं आहान था, जिसे उसके गार्ड्स कवर कर रखे थे, और वहीं पर मीडिया वाले आहान से बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गार्ड्स उन्हें आहान के पास आने नहीं दे रहे थे। फिर एक ब्लैक रेंज रोवर कार आहान के सामने आकर खड़ी हो गई और इसके साथ में और भी काले कार आए थे। रेंज रोवर कार में आहान बैठ गया और वहीं सभी बॉडीगार्ड्स आहान के कार के आगे पीछे वाले कार में बैठ गए और सभी आहान के कार को कवर करके अपने मंजिल की ओर निकल पड़े। निधि के घर में अनिका अपने दोनों बच्चों के साथ मस्त टीवी में हनी बनी कार्टून देख रही थी। ये कार्टून काफी फनी थी, इसलिए अनिका भी माइंड फ्रेश के लिए ये कार्टून अक्सर अपने दोनों बच्चों के साथ देखा करती थी। फिर जैसे ही 10 मिनट का ब्रेक आया तो अनिका ने न्यूज़ चैनल लगा दी। न्यूज़ चैनल में आहान को देखकर अनिका की माथा ठनक गई और वो दूसरी न्यूज़ चैनल लगा दी। दूसरे चैनल में भी आहान का ही न्यूज़ चल रही थी, इसलिए अनिका टीवी ही बंद कर दी और खुद से बोली, ये न्यूज़ चैनल वालों के पास और कोई न्यूज़ नहीं रहती क्या, जो हमेशा ही बकवास लोगों के आने जाने की न्यूज़ देते रहते हैं। अनिका न्यूज़ चैनल वालों को खरी खोटी सुनाने में लगी थी कि इतने में उसे अंशिका की रोने की आवाज़ आई। अनिका अंशिका को गोद में ले ली और उसे चुप कराते हुए बोली, क्या हुआ मेरी बेबी को? नहीं रोते बेटू। अनिका को अंशिका को प्यार करते देख हंस भी रोने लगा और रोते हुए बोला, मम्मी मिले को तो प्यार ही कलती। अंश को भी रोते देख अनिका समझ गई जरूर उसके बेटे को चॉकलेट खानी है, तभी वो रो रहा है। अंश का यह माइंड ब्लोइंग प्लान होता था। जब भी उसे चॉकलेट खानी होती थी तो वो तभी बहुत रोता था जब अंशिका रोती थी, क्योंकि अनिका दोनों बच्चों के रोने से परेशान हो जाती थी। इसलिए उसके बच्चे जिस चीज की डिमांड करते थे अनिका वही लाकर देती थी। अभी भी वही हो रहा था। वहीं अंशिका रोते हुए अपनी तोतली आवाज में बोली, मम्मी मुझे आपकी बुब्बू पीना है। आए। अंशिका की डिमांड सुनकर अनिका तो चकरा गई। वो अंशिका को प्यार से पुचकारते हुए बोली, आले आले मेले प्रिंसेस को मम्मा की बुब्बू चाहिए। ये बोलते हुए अनिका अंशिका को अपने सीने से लगा ली। वहीं अंशिका को फीड करते देख हंस भी जिद करने लगा, तो अनिका दोनों को एक साथ फीड कराने लगी। अनिका को समझ में नहीं आया आज उसके दोनों बच्चों को क्या हो गया जो फीड करने के लिए रोने लगे। फिर ऐसे अनिका दोनों को फीड कराई। फिर थोड़ी देर बाद दोनों बच्चे फीड करते हुए ही सो गए। अब जाकर अनिका को समझ आया कि दोनों के दोनों बच्चे जिद क्यों कर रहे थे, क्योंकि दोनों को सोना था। फिर अनिका दोनों को धीरे से अपनी बाहों में उठाई और ऊपर बेडरूम में ले जाकर सुला दी। चैप्टर 6, तुम मेरे लिए वही फरिश्ता हो। अनिका को आज पता नहीं अचानक से घबराहट होने लगी, क्योंकि अनिका थोड़ी देर तक तो ठीक थी, अचानक से घबराने लगी। अनिका अपने सीने में हाथ रखते हुए खुद से बोली, मुझे इतना बेचैनी क्यों हो रही है? ऐसा लग रहा कुछ होने वाला है। मुझे ऐसी घबराहट उस टाइम भी हुआ था। ये बोलते ही अनिका ही आंखों में आंसू आ गए। फिर अनिका इन सब बातों को इग्नोर की और वापस रूम में आ गई और बेड में सो रहे अंश और अंशिका को देखते हुए बोली, बस 1 सप्ताह और उसके बाद मेरे चुन्नू मुन्नू मेरे साथ लॉस एंजेलिस में एक नया लाइफ स्टार्ट करेंगे सबसे दूर। तुम दोनों मेरी दुनिया हो। मैं बस अब तक जिंदा हूँ तो सिर्फ और सिर्फ तुम दोनों के वजह से, वरना दुनिया वालों से इतनी ठोकर खाई है कि मेरे अंदर जीने की कोई वजह ही नहीं बची थी।
ये बोलकर अनिका आपने दोनों बच्चों के माथे पर किस की और रूम से नीचे हाल में आ गई जहां पर निधि पहले से बैठी हुई थी। निधि को देखकर अनिका मुंह बनाते हुए बोली, यार निधि तू अब तो बंद कर दे, चोर के तरह घर आना। तू मुझे आवाज ही दे देती तो क्या हो जाता तेरा, लेकिन नहीं, तुम कहाँ अपनी ये चोर वाली हरकत से बाज आएगी। वहीं निधि मजे में तंदूर रोटी को पनीर मसाला के साथ खाने में लगी हुई थी। उसे अनिका की बातों से जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता हो। निधि को ऐसे भुक्कड़ों की तरह खाते देख अनिका खुद से मन ही मन बोली, देखो तो भुक्कड़ को कैसे खा रही है, जैसे बरसों से भूखा हो। अजीब बात है, आज ये लड़के से मिलने गई थी फिर भी खुश है, पिछली बार हो ऐसा नहीं हुआ था। कितना रो रही थी, पागलों की तरह गला फाड़कर रो रही थी। कुछ सोचते हुए अनिका निधि से फिर से बोली, निधि क्या हुआ, क्या लड़का ने तुझे पसंद कर लिए। अनिका की ये बात सुनकर निधि जो भुक्कड़ों की तरह खाना खा रही थी वो रुक गई और एक नज़र अनिका को देखी और तंदूर की एक बाइट लेते हुए बोली, अनिका बस 2 मिनट रुक जा, मुझे ये तंदूर खत्म करने दे, फिर मैं तेरे सारे सवालों के जवाब देती हूँ। निधि की बात पर अनिका कुछ नहीं बोली, वो बस हाँ में सिर हिला दी। थोड़ी ही देर में जब निधि की खाना खाकर हो गया फ्री, वो अपना प्लेट को लेकर किचन में गई और वहां फ्रीजर से एक बोतल पानी निकाली और पानी पी ली। फिर वापस से हॉल में आकर बैठ गई और अनिका से बोली, चल अब पूछ, तुझे क्या जानना है। निधि की बात पर अनिका बोली, तू इतनी बदली बदली क्यों लग रही है, आखिर क्या है। अनिका की बात सुनकर निधि थोड़ी देर तो शांत रही, फिर अगले ही पल गला फाड़कर रोने लगी और नीचे फर्श में बैठ गई और अपना दोनों छाती मारते हुए बोली, हे माँ, हाय मैं लूट गई, बर्बाद हो गई। मेरी माँ ने बिना सोचे समझे आज मैं जिस लड़के से मिलने गई थी उस लड़के के साथ मेरी शादी फिक्स कर दी और मेरी शादी 2 दिन बाद है। निधि की बात सुनकर अनिका भी शॉक्ड हो गई। अनिका कन्फर्म करते हुए बोली, क्या, लेकिन इतनी जल्दी क्यों। अनिका की बात पर निधि अपना गला फाड़ते हुए बोली, वही तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, ये सब तो मेरे मगज के बाहर है। हे ऊपर वाले, कहाँ तुम देख रहे हो इस अबला नारी पर कितना जुल्म हो रहे हैं। निधि की बात सुनकर अनिका बोली, निधि यार पहले तो तू चुप हो जा, मेरी कान दुख रहे हैं तेरे गला फाड़ने से। अनिका की बात सुनकर निधि चुप हो गई और अजीब से मुंह बनाते हुए अनिका से बोली, कैसी दोस्त है तू, अच्छे से मुझे अपनी शहीदी पर मातम भी नहीं मनाने देती है। हाँ तो तू ऐसे बेवजह के फालतू बकवास करेगी तो मैं क्या करूं, अनिका बोली। फिर निधि एक्साइटेड होते हुए बोली, अच्छा ये सब छोड़, ये सब तो होते रहता है, लेकिन आज गजब हुआ पता है तुझे। निधि के बात पर अनिका अपनी मोबाइल चलाते हुए बोली, क्या। अरे आज अपने इंदौर में मोस्ट पॉपुलर और हर लड़की के दिल में राज करने वाला मिस्टर अहान रायजादा आया हुआ है। हाय कितना हॉट बंदा है यार, निधि खुशी से झूमते हुए बोली। निधि की बात पर अनिका कुछ नहीं बोली, वो बस शांत रही और अपने मोबाइल में ही नजर गड़ाए बोली, तो इसमें इतना ओवर रिएक्ट करने की क्या जरूरत है। अनिका की बात पर निधि चिढ़ते हुए बोली, यार अनिका कभी तो तू एक्साइटेड हो जा, जब देखो तब बोरिंग और अपनी बोरियत फैलाती रहती हो। निधि की बात पर अनिका सोफे से उठी और अपने मोबाइल के ईमेल दिखाते हुए निधि से बोली, डोंट वॉरी, अब तुझे मेरे ये बोरियत झेलनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब मैं कल ही लॉस एंजेलिस जा रही हूँ। अनिका की बात सुनकर निधि हैरानी से अनिका को मोबाइल ली और ईमेल चेक की, जो कि अनिका की वीज़ा कन्फर्मेशन की थी, जिसमें बताया गया था कि अनिका को उसका वीज़ा कल सुबह मिल ही पोस्ट ऑफिस के थ्रू मिल जाएगी। ईमेल पढ़ने के बाद निधि भरे हुए आवाज में बोली, अनिका मैं तो मजाक कर रही थी यार, तू तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तू ऐसे कैसे सबको छोड़कर लॉस एंजेलिस में जा सकती है। निधि की बात पर अनिका उसके पास बैठी और निधि की हाथ को अपने हाथ में ली और बोली, निधि तुझे पता है, जब एक सच्चा इंसान दुख और तकलीफ में होता है तो उसके मदद के लिए ऊपर वाले अपना एक फरिश्ता भेजता है, और मेरे लिए वो फरिश्ता कोई और नहीं तुम थी। तुमने मुझे ऐसे टाइम पर संभाला जिस टाइम पर मेरे आपने भी मुझे ठुकरा दिए थे।
अनिका की बात सुनकर निधि के भी आंखों में आंसू आ गए और दोनों एक दूसरे से गले लग गए। CH7 ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता। निधि अनिका की बात सुनकर इमोशनल हो गई थी, जिससे उसके आंखों में आंसू भर आए और वो अनिका को गले लगाकर बोली, बस कर पगली, और कितना रुलाएगी। निधि की बात सुनकर अनिका बोली, तो फिर तू रो क्यों नहीं है, शांत हो जा, फिर बाद में और रो लेना, पर अभी के लिए शांत हो जा प्लीज। फिर निधि अपनी आंसू पोंछते हुए निधि से अलग हुई और बोली, अरे मैं कहाँ रो रही हूँ, वो तो बस आंखों में पता नहीं अपने आप आंसू आ जाते हैं। निधि की बात पर अनिका मुस्कुरा दी, फिर अपने जगह से हटते हुए बोली, चल अब थोड़ी कॉफी पीने का मजा ले लेते हैं, उसके बाद हम आज म्यूजियम पार्क जाएंगे। अनिका की बात पर निधि बोली, ठीक है तू जा कॉफी बना, मैं तब तक फ्रेश होकर आती हूँ। ये बोलकर निधि अपने रूम चली गई। अनिका भी किचन में चली गई और कॉफी बनाने लगी। इधर अनिका और निधि कॉफी पीने का प्लान बना रहे थे। उधर कोई था जो इस वक्त अपने लग्जरियस कार में बैठे हुए अनिका को ढूंढते हुए निधि के घर का एड्रेस पता कर रहे थे। ये कोई और नहीं, खुद आहान और उसके पीए रोनित शर्मा थे, जो अपने आदमियों को पूरे शहर में फैल जाने को बोला, वो भी भिखारियों वाले गेटअप में। आहान रोनित से बोला, क्या हुआ, तुमने जो एड्रेस बताया था वो तो एक स्लम एरिया का है, वो वहाँ कैसे रह सकती है, ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता। वहीं रोनित डरते हुए बोला, मैंने जिस आदमी से पूछा वो उसी घर के सामने रहता है जिस घर में मैम रहती है। आई एम श्योर मैम हमें वहीं मिलेगी, और इस बस्ती का नाम मधुवन है। ये बस्ती दूसरे बस्ती से बेहतर स्थिति में है। रोनित के बात पर आहान कुछ नहीं कहा और बोला, ठीक है गाड़ी वहीं पर ले चलो। आहान के बात पर रोनित हिचकिचाते हुए बोला, आई एम सॉरी बॉस, कार उस बस्ती में नहीं जा पाएगी, हमें यहाँ से पैदल ही जाना होगा। रोनित के बात पर आहान हैरानी से बोला, व्हाट आर यू किडिंग मी, हमें उस गंदी बस्ती में पैदल जानी पड़ेगी, डिस्कास्टिंग। आहान के बात पर रोनित कुछ नहीं कहा, बस सिर झुकाए चुपचाप ही। फिर आहान एक लंबी गहरी सांस लिया और बोला, ओके आई एम रेडी, चलो अब। ये बोलकर आहान अपने चेहरे पर मास्क लगा लिया, कार से उतरकर अपने ब्लेजर को झटका और रोनित के साथ मधुवन बस्ती के तरफ चलने लगा। आहान के साथ में 5 गार्ड्स थे जो आहान को कवर करके चल रहे थे। वहीं महेश और दिव्यानी भी मुंबई से इंदौर पहुंच चुके थे। महेश इस वक्त अपने ससुराल सेन हवेली में थे। एक 70 साल की औरत जो कि दिखने में लग ही नहीं रही थी कि वो 70 साल की होगी। ये औरत सीता सेन दिव्यानी की मां थी, जो दिव्यानी को अपने गले लगाए हुई थी और दिव्यानी को शांत करते हुए बोली, शांत हो जा मेरी बच्ची, देखना जल्दी ही तेरी बेटी तेरे पास वापस आ जाएगी, ऊपर वाले पर भरोसा रख। माँ सही कह रही है दिव्यानी, तुम्हें हिम्मत से काम लेनी चाहिए, देखना सब ठीक हो जाएगा। एक 40 साल का आदमी बोला, जो एक पेशे से एक एडवोकेट था, जो बड़े से बड़े केस को जितने में महारत हासिल कर रखा था। ये आदमी कोई और नहीं दिव्यानी की भाई रमेश सेन था। तभी एक 38 साल की औरत अपने हाथ में पानी का ट्रे लिए आई और एक गिलास महेश को दी और एक ग्लास दिव्यानी को देते हुए बोली, जी अगर आप ऐसे ही रोएंगी तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, आप पहले ये पानी पी लीजिए। ये औरत दिव्यानी की भाभी और रमेश की वाइफ राजुल सेन थी, जो पेशे से गवर्नमेंट कॉलेज के चांसलर थी। इन दोनों की 2 बच्चे हैं, एक रोनिक और तनीषा सेन, जो अपने हायर स्टडी को कंप्लीट करने के लिए एब्रॉड गए हुए थे। राजुल की बात पर सीता दिव्यानी की आंसू पोंछते हुए बोली, बहू सही कह रही है बेटा, तुम अगर इस तरह से रोते रहोगी तो तुम्हारी तबीयत और खराब हो जाएगी, दमाद बाबू ने बताया। सभी के समझाने पर दिव्यानी शांत हुई और एक गिलास पानी पी ली। सभी लोग कुछ देर के लिए शांत हो गए, इसलिए कुछ वक्त के लिए हाल में सन्नाटा फैल गई। इस खामोशी को तोड़ते हुए महेश बोला, मुझे आप सभी से एक अनुरोध है, क्या आप लोग कुछ दिन के लिए दिव्यानी की ख्याल रख सकते हैं? वो मुझे एक जरूरी काम है, इसीलिए मुझे आज ही आउट ऑफ इंडिया जाना होगा। महेश के बात पर सीता बोली,
बेटा, इसमें पूछने वाली बात भी है क्या जो आप इस तरह से पूछ रहे हैं? सीता की बात पर महेश एग्री होते हुए बोला, हाँ महेश, तुम भी ना, ये भी कोई पूछने वाली बात है। तुम बेफिक्र जाओ, हम लोग हैं यहाँ पर, दिव्यानी की अच्छे से ख्याल रख लेंगे। रमेश के पूरी बातें सुनने के बाद महेश बोला, आप सभी लोग दिव्यानी की ख्याल रखने की जिम्मेदारी लेकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किए हैं, जिसका मैं पूरे जिंदगी भूल नहीं पाऊंगा। फिर थोड़ी देर में महेश दिव्यानी को सेन हवेली में छोड़कर वापस से इंदौर एयरपोर्ट के लिए निकल गया। वहीं निधि के घर में अनिका और निधि कॉफी एंजॉय करने के बाद पार्क जाने के लिए तैयार हो गए थे। सबसे ज्यादा खुश अंश और अंशिका थे। फिर निधि ने उबर से टैक्सी बुक की और अनिका से बोली, अनिका चल जल्दी से, टैक्सी रोड पर आ गई है। फिर अनिका और निधि अपने घर में लॉक करके बच्चों को लेकर मेन रोड के तरफ अपने घर के पीछे वाले रास्ते से निकल गए। वहीं निधि और अनिका लोगों का जैसे ही जाना हुआ और वैसे ही आहान अपने गार्ड्स और रोहित के साथ निधि के घर के सामने आकर रुक गए। आहान रोनित को कन्फर्म करते हुए बोला, तुम श्योर होना यही एड्रेस है, लेकिन इस घर में लॉक लगा है। आहान और रोनित अभी बात ही कर रहे थे कि उनके सामने एक फादर आए जिसका उम्र करीब 70 साल की होगी, जिसे देखकर लग रहा था वो अभी ही चर्च से वापस घर आए हुए हैं। फादर सभी को देखते हुए बोला, आप सभी लोग को यहाँ खड़े होकर क्यों देख रहे हो? आहान निधि के घर के तरफ देखते हुए बोला, इस घर जो लड़कियां रहती हैं वो मेरे दोस्त हैं, हम सभी उनसे ही मिलने आए हैं। हम उन्हें कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। आहान ने सरासर झूठ बोलते हुए बोला। आहान के बात पर फादर बोला, ओके जेंटलमैन, मैं समझ गया, वो दोनों बच्चियां शायद कहीं घूमने गई हुई है। मुझे तो ज्यादा नहीं पता, पर आप मेरी वाइफ लिजा से पूछ सकते हैं। आप सभी मेरे साथ आइए। ये बोलकर फादर सभी को अपने घर आने को बोला तो आहान ने मना कर दिया। आहान को ऊपर से नीचे देखकर फादर हल्की मुस्कान के साथ बोला, माय चाइल्ड डोंट वॉरी, हम तुम्हें कुछ नहीं करेगा। इस घर में जो बच्चियां रहते हैं ना, अनिका और निधि, वो दोनों मेरे ग्रैंड डॉटर जैसी है। हम दोनों हस्बैंड वाइफ ही उन दोनों का ख्याल रखा हुआ है। फादर के जेनुआन नेचर देखकर आहान खुद को अब और नहीं रोक पाया और फादर के साथ उनके घर में चला गया। फादर के जेनुआन नेचर देखकर आहान खुद को अब और नहीं रोक पाया और फादर के साथ उनके घर में चला गया। CH8 आइसक्रीम के पीछ पागल। अनिका और निधि म्यूजियम पार्क में बहुत ही अच्छे से एंजॉय करते हैं। निधि तो आज बच्चों के साथ एंजॉय करने ऐसे बिजी हो गई थी जैसे वो खुद बच्ची हो। वहीं अनिका अब तक थक चुकी थी और वो एक बेंच में बैठ गई। फिर अनिका अपना मोबाइल अपने साइड बैग से निकलते हुए खुद से बोली, अब एक फोटो खींच लेना चाहिए, क्योंकि आज मोबाइल से एक फोटो भी नहीं खींची। ये बोलकर अनिका अपने मोबाइल को निकालकर देखी तो उसमें डिसूजा अंकल के नाम से बहुत सारे मिस कॉल पड़े थे। ये डिसूजा अंकल कोई और नहीं, फादर ही थे, जिन्होंने आहान को अपने साथ अपने घर लेकर गए थे। अनिका फादर डिसूजा को कॉल बैक की और 2 रिंग जाने के बाद कॉल रिसीव भी हो गया। हेलो अंकल, कुछ काम था क्या? आपने कॉल क्यों किए? वो मेरी मोबाइल साइलेंट थी, इसलिए मैं कॉल अटेंड नहीं कर पाई थी, अनिका बोली। दूसरे साइड से फादर डिसूजा बोले, हाँ बेटा, मैं इसलिए कॉल किया था, वो तुम्हें मिलने तुम्हारे कुछ फ्रेंड आए हुए हैं। वो तुम्हारे घर के सामने खड़े थे तो मैंने उन्हें अपने घर लेकर आ गया। वैसे तुम दोनों कितने देर में आने वाली हो? फादर डिसूजा के मुंह से दोस्त नाम सुनकर अनिका को थोड़ी सोच में पड़ गई, क्योंकि उसने तो मुंबई से इंदौर आने के बाद किसी को भी अपने घर का एड्रेस नहीं दी थी। फिर ये कौन सा दोस्त है जो सीधा उसके घर पर ही आ गया? फिर कुछ सोचते हुए अनिका फादर डिसूजा से बोली, अच्छा, लेकिन अंकल, मैंने तो अपने कोई भी दोस्त को नहीं बुलाया, फिर ये कौन है? अनिका की बात पर फादर बोला, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उनको पूछा तो वो तुम दोनों निधि और अनिका के दोस्त हैं, ऐसा बोल रहे हैं। फादर के बात पर अनिका बोली, ओके अंकल, हम बस थोड़ी ही देर में आ रहे हैं।
ये बोलकर अनिका कॉल कट कर दी। कॉल कट करने के बाद पता नहीं क्यों अनिका की दिल में एक डर सा फील होने लगा और ये किस वजह से हुआ ये अनिका पता नहीं चल पा रही थी। वहीं निधि जो अब बच्चों के साथ मस्ती करते करते थक गई थी, इसलिए वो दोनों बच्चों के साथ वापस अनिका के पास आई और बेंच में बैठ गई। बेंच में अपना सिर पीछे टिकाते हुए निधि बोली, ओ गॉड, मैं तो बुरी तरह से थक गई। सच में यार, आज तो मजा ही आ गया। निधि की बात पर अनिका अंश और अंशिका के कपड़े ठीक करते हुए बोली, अब बच्चों के जैसा भागा दौड़ी करेगी तो ऑप्सली थाकेगी ही ना। अनिका की बात पर निधि एग्री करते हुए बोली, हम्मम, बात तो तूने सही कही। वहीं अंशिका जो अनिका की गोद में बैठकर पानी पी रही थी, वो पानी पीते पीते अंश के कपड़े को पानी से गीला कर दी, क्योंकि अंश अनिका और निधि के बीच में बैठा हुआ था। अपने कपड़े को गीला देख अंश गुस्से से अंशिका को घूरा और उसके हाथ से बॉटल छीन लिया और बॉटल के पानी को पूरा फेंककर बॉटल को खाली करके वापस अंशिका के हाथ में दे दिया। वहीं अंशिका अंश के इस तरह के हरकत से रोने लगी और रोते हुए अपनी क्यूट आवाज में बोली, ए आ भाई ने मेली पानी फेंक दी, मुझे प्यास लगी है। वहीं अनिका अंश को डांटते हुए बोली, अंश ये क्या तरीका है, आंशिक पानी पी रही थी ना, फिर तुमने उसका पानी क्यों फेंक दिए। वहीं अंश खुद को डांटते देख वो भी रोने लगा और रोते हुए बोला, मुझे भी तो प्यास लगी है, लेकिन पूरा पानी ये छोटी पी रही थी और मेरे कपड़े भी गीला कर दिए। मम्मी तो मुझे प्याल ही नहीं कलती। ऐसे ही दोनों बच्चे रोने लगते हैं। वहीं निधि देखती है कि अब दोनों बच्चे शांत नहीं होने वाले, तो वो पार्क के साइड में ही आइसक्रीम पार्लर के तरफ जल्दी से चली गई। वहीं अनिका जैसे ही हंस की पूरी बात सुनी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो हंस को भी अपने सीने से लगाते हुए बोली, आई एम सॉरी बेटा, मम्मा ने आपको डांटा ना, लेकिन आज के बाद नहीं डांटूंगी, प्रॉमिस। फिर अंश अनिका के सीने में हाथ रखकर बोला, मम्मा मुझे मिल्क पीना है। अंश ये डिमांड सुनकर अनिका थोड़ी सोच में पड़ गई। वो इस वक्त पार्क में थी और ऐसे खुले में अपने बच्चों को फीडिंग नहीं करवा सकती थी, क्योंकि अंशिका भी फीडिंग करने की जिद कर रही थी। फिर अनिका दोनों बच्चों को प्यार से बोली, मेरे बेबी, मेरी जान, आप दोनों को मिल्क चाहिए ना, तो मम्मा जरूर देगी, लेकिन यहाँ नहीं, घर में, ओके। अनिका को अपनी बात ना मानते देख दोनों बच्चे फिर से रोने लगे और फीडिंग करने की जिद करने लगे। उतने में निधि चोकोबार आइसक्रीम लेकर आई और अंश और अंशिका दोनों के सामने करते हुए बोली, देखो बच्चों, मासी ने क्या लाई आप दोनों के लिए। अंश और अंशिका जैसे ही निधि के हाथ में अपना फेवरेट आइसक्रीम देखे तो रोना छोड़कर निधि के हाथ से एक एक आइसक्रीम खाने लगे। अपने बच्चों को आइसक्रीम के पीछे इतना पागल देख एक पल को तो अनिका भी हैरान हो गई और दोनों के तरफ देखते हुए बोली, देखो तो मेरे बच्चे कैसे गिरगिट के तरह 1 मिनट में रंग बदल लिए। अनिका की बात पर दोनों बच्चे बस एक प्यारी सी स्माइल दिए और अनिका के सीने से चिपककर आइसक्रीम खाने लगे। वहीं निधि दोनों बच्चों को अपनी माँ से किसी बंदर के बच्चे की तरह चिपके देखकर बोली, हाँ ये दोनों कितना क्यूट हैं, इन्हें जितना देखो ना उतना ही मन नहीं भरता इनसे, मन करता है इन्हें खा जाऊं। निधि की बात सुनकर हंस आइसक्रीम खाते हुए बोला, मासी हम जानते आप हमारे लिए आइसक्रीम लेकर आई हैं ईद का, इसका मतलब ये तोले थोड़े ना कि आप हमें खा जाएंगी। अंश के पूरी बात सुनकर निधि खुद को हंसने से रोक नहीं पाई और अंश के दोनों गाल खींचकर खिलखिलाकर हंस पड़ी। अनिका को भी अपने बेटे की प्यारी बात पर बहुत प्यार आ रही थी। वो प्यार से अंश और अंशिका दोनों के सिर किस कर ली। थोड़ी ही देर में दोनों बच्चों ने आइसक्रीम खा लिए। फिर अनिका दोनों के चेहरे को देखी तो खुद हंसने से रोक नहीं पाई, क्योंकि दोनों बच्चों के पूरे चेहरे पर आइसक्रीम लगी हुई थी, जिसमें वो दोनों बहुत प्यारे लग रहे थे। अनिका दोनों की अच्छी से फोटो क्लिक की, फिर दोनों के चेहरे पर किस्सेस की बरसात कर दी। फिर जब दोनों को किस करके हुआ तो अनिका नैपकिन से दोनों के चेहरे को अच्छे से साफ कर दी। दोनों बच्चों को अब नींद भी आने लगी थी, इसलिए दोनों के पलकें भारी होने लगी थी।
फिर अनिका और निधि दोनों बच्चों को गोद में लिए और पार्क से घर के लिए निकल गए। अनिका ने निधि को बता दी थी कोई उनका दोस्त उनसे मिलने घर आया हुआ है और वो फादर के घर पर वेट कर रहा है। कुछ घंटे में निधि और अनिका बच्चों के साथ घर पहुंच गए। अनिका दोनों बच्चों को अपने बाहों में लिए अपने रूम के तरफ चली गई और निधि कॉफी बनाने के लिए किचन में चली गई। अनिका दोनों बच्चों को जैसे ही रूम में सुलाकर नीचे हाल में आई तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। CH9 जबरा फैन। अनिका हाल में बैठे इंसान को देखी तो हैरान हो गई। हालांकि उसके चेहरे पर मास्क लगा था, फिर अनिका सामने बैठे इंसान के आंखों को बहुत ही अच्छे से पहचानती थी। वहीं निधि भी अब तक कंफ्यूज थी कि ये आदमी आखिर है कौन। वहीं फादर अनिका को बोला, अनिका बेटा यही है तुम्हारा दोस्त, पर बेचारे को सर्दी है इसलिए वो अपने चेहरे से मास्क नहीं हटा रहा है। कितने केयरिंग पर्सन है। अनिका फादर के बातों का कोई जवाब नहीं दी और निधि के पास आकर बैठ गई। फिर फादर बोला, अच्छा तो बच्चों मैं जा रहा हूँ, यू ऑल एंजॉय। ये बोलकर फादर चला गया और अहान अपने 2 गार्ड्स को छोड़कर वापस सभी गार्ड्स को गाड़ी में वेट करने बोल दिया और साथ रोनित को भी जाने को बोल दिया। वहीं रोनित का जाने का तो मन नहीं था लेकिन उसे जाना पड़ा। वो मुंह बनाते हुए खुद से बोला, मतलबी इंसान देखो तो इनकी मैम क्या मिल गई, ये तो मुझे ही भूल गया। फिर रोनित सभी के साथ निधि के घर से चला गया। सभी के जाने के बाद आहान अपने चेहरे से मास्क निकाला तो निधि तो हैरानी से मुंह फाड़े आहान को ही देखने लगी। निधि अचानक ही चीखते हुए बोली, ओह माय गॉड आहान रायजादा, वो भी मेरे घर में, आई कांट इमेजिन। ये बोलकर निधि खुशी उछलने लगी। ऐसा रिएक्शन तो हर कोई के साथ होता अगर कोई स्टार एकदम से हमारे सामने आए और इसकी हमें उम्मीद ही ना हो। एक दिन जिस स्टार के जबरा फैन हो और स्टार आपके सामने ही, तो उसका तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता है। निधि जल्दी से अपने रूम के तरफ दौड़कर गई और जल्दी से अपने रूम से पेन, काफी और मोबाइल लेकर आई। निधि आहान के पास गई और उससे बोली, सर मुझे ना आपका ऑटोग्राफ चाहिए, प्लीज सर दे दीजिए। आहान भी निधि को अपने लिए इतना पागल होते देख खुश हो गया और निधि से पेन और काफी लेते हुए बोला, वाई नॉट, श्योर, मैं आप जैसी फैन से मिलकर बहुत खुश हुआ। ये बोलकर आहान ने निधि को एक ऑटोग्राफ दे दिया। निधि ऑटोग्राफ लेने के बाद ढेर सारी सेल्फी भी आहान के साथ ली। वहीं अनिका को निधि को ऐसे पागलों वाली हरकत करते देख बोली, निधि बस भी करो यार, ये तुम क्या कर रही हो। अनिका की बात पर निधि को ध्यान आया कि वो क्या कर रही है। फिर वो आहान को सॉरी बोलकर वापस से अनिका के पास बैठ गई। वहीं आहान के चेहरा अब सख्त हो गया, या ये कहो गुस्से से भर गया। अनिका भी आहान को बस गुस्से में ही घूर रही थी। दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे दोनों एक दूसरे को अपनी आंखों से ही मार डालेंगे। निधि देखती है दोनों के बीच अब कोल्ड वॉर होने वाला है तो वो बोली, लगता है आप दोनों को अकेले में ही बात करनी चाहिए। ये बोलकर निधि अपने रूम में चली जाती है। अब हाल में सिर्फ अनिका और आहान ही थे। आहान गुस्से में दांत पीसते हुए बोला, अब तुम कुछ बोलोगी, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। अनिका कुछ बोलती उससे पहले डोर बेल बजी तो अनिका डोर ओपन करने के लिए डोर में चली गई और डोर ओपन की तो सामने एक पोस्टमैन था। पोस्टमैन अनिका को ग्रीट किया और अनिका के नाम पर आए पार्सल दे दिया और चला गया। अनिका भी अपना पार्सल ले ली और वापस से हॉल में आ गई और सीधा अपने रूम के तरफ जाने लगी। बिना आहान के तरफ देखे तो आहान गुस्से में लाल हो गया और अनिका को चिल्लाते हुए बोला, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, मेरे सवालों का जवाब दिए बिना कहाँ जा रही हो। आहान के चिल्लाने पर भी अनिका कुछ नहीं बोली और रूम के तरफ चली गई। वहीं आहान गुस्से में बोला, तुम मेरी सब्र का इम्तिहान मत लो अनिका, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। वहीं अनिका अपने रूम में गई और दरवाजा बंद करके सीधा बाथरूम में चली गई और जोर जोर से रोने लगी। अनिका रोते हुए खुद से बोली, क्यों कर रहे हो तुम मेरे साथ ऐसा, लेकिन तुम इस बार अनिका बत्रा से नहीं बल्कि एक माँ से सामना करोगे।
ऐसे रोने के बाद अनिका बाथरूम से रूम में आई और पोस्ट ऑफिस से आए पार्सल को खोली तो देखी अनिका की और उसके दोनों बच्चों के वीज़ा आया है। अनिका वीज़ा देखकर बहुत खुश हो गई। अब उसे और उसके बच्चों को उससे कोई भी नहीं छीन सकता। अनिका वीज़ा देख ही रही थी कि दरवाजे से आहान लगाया, अनिका ओपन दी डोर। आहान के आवाज सुनकर अनिका वीज़ा और पासपोर्ट को जल्दी से बेड के नीचे छुपा दी और डोर खोलकर बोली, क्या है, मैं आ रही थी ना, आपको इतनी सब्र नहीं है। वहीं आहान अनिका के सवालों के जवाब दिए बिना रूम के अंदर आना चाहा, लेकिन अनिका आहान को रूम के अंदर आने से मना करते हुए गुस्से में बोली, मैंने कहा ना नीचे चलकर बात करनी है, तो आपको समझ में नहीं आ रही है। इस बार आहान फ्रस्ट्रेटेड होकर दांत पीसते हुए बोला, मुझे पता है तुम मुझे मेरे बच्चों से नहीं मिलने दे रही हो, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो, मैं अपने बच्चों को देखे बिना कहीं नहीं जाने वाला हूँ। ये बोलकर आहान अनिका को दरवाजे से साइड किया और रूम के अंदर आ गया। आहान का नजर जैसे बेड पर सो रहे दो बेहद और प्यारे प्यारे बच्चों पर पड़ी तो आहान का दिल तो धक धक होने लगा। उसके दोनों बच्चे उसके काफी ज़ेरोक्स थे। आहान धीमे कदमों से बेड के तरफ बढ़ रहा था। आहान जैसे जैसे बेड के नजदीक जा रहा था वैसे वैसे ही उसके अंदर कितने सारे इमोशन जाग उठे। CH10 क्या मिला मेरी जिंदगी बर्बाद। आहान अपने बच्चों को अपने आंखों के सामने देखकर इमोशन हो गया और धीरे से बेड में बैठ गया और दोनों बच्चों के माथे को प्यार से किस किया। फिर कुछ देर अपने सोते हुए बच्चों को देखता रहा। दोनों बच्चों के हाथ और पैर को छूकर अपना आंख बंद कर लिया और अपने दोनों बच्चों के प्रेजेंस को फील करने लगा। आहान को जब ये पता चला था कि अनिका जिन बच्चों को अपने साथ रख रही है वो किसी और का नहीं बल्कि उसका खुद का खून है, तो आहान बच्चों से मिलने के लिए बहुत ही बेचैन हो उठा था। ऐसे ही लगातार बच्चों को देखने के बाद आहान बेड से उठा और अनिका के तरफ देखा जो उसे ही गुस्से में घूर रही थी। अनिका को देखते ही आहान का चेहरा एकदम सख्त हो गया। आहान अनिका के पास आया और उसकी हाथ पकड़कर नीचे हाल में लाकर सोफे में बैठाया और गुस्से में चिल्लाते हुए अनिका से बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? आखिर में तुम्हें ये सब करके क्या मिला, हाँ बोलो। अनिका जो इस वक्त अपने गुस्से को संभाले हुए थी वो भी आहान पर भड़कते हुए बोली, आवाज नीचे, मुझसे ऐसी ऊंची आवाज में बात करने वाले तुम आखिर होते कौन हो? अपनी हद में रहकर बात करो। अनिका की ये बात आहान के ईगो को हर्ट कर गया। वो अपना दांत पीसते हुए झट से अपनी जगह से उठा और अनिका के पास आकर झट से उसके पीछे की बाल को मुट्ठी बनाकर अनिका के आंखों में देखते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आहान रायजादा से ऐसे बात करने की? तुम जानती नहीं हो मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। वहीं अनिका जो बाल के खिंचाव से दर्द में कराह रही थी वो अपने बाल को छुड़ाते हुए बोली, मेरे बाल छोड़ो। अनिका के बोलने पर भी आहान अनिका की बाल नहीं छोड़ता, इसलिए अनिका आहान के पैर में जोर से कस के लात मारी जिससे आहान उससे कुछ दूर हो गया। अनिका जल्दी से किचन में गई और एक नाइफ को लेकर आई और आहान के तरफ देखते हुए बोली, तुम जैसे रेपिस्ट के छूने से मुझे अपनी बॉडी से घिन्न होती है, तो मुझे छूने की कोशिश भी मत करना आहान रायजादा। वहीं आहान खुद के लिए रेपिस्ट वर्ड का यूज देख एकदम ही सरप्राइज हो गया। अनिका गुस्से में बोली, एक बार मुझसे मेरा मान, मर्यादा, इज्जत सब कुछ लूट लिए फिर भी तुम्हें शांति नहीं हुई और फिर से अपना घटिया शकल लेकर मेरे सामने आ गए। तुम एक नंबर के घटिया और गिरा हुआ इंसान हो। अनिका की बात सुनकर आहान को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कान में एक खौलता हुआ गर्म कोयला डाल दिया हो। आहान खुद को शांत किया और अनिका से बोला, अनिका जो भी पास्ट में हुआ वो अनजाने में हुआ, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया था, वो सिचुएशन ही ऐसी बन गई थी। आहान के बात सुनकर अनिका ताली बजाते हुए हंसते हुए बोली, क्या कहा जानबूझकर नहीं किया? वाह, कितनी अच्छी से अपनी बातों को कवर कर लेते हो आहान रायजादा। क्या वो तुम नहीं थे जिसने पूरे मीडिया वालों के सामने खुद की इमेज बचाने और गलती को छुपाने के लिए एक मासूम और बेकसूर लड़की को एक धंधे वाली साबित नहीं किए थे?
ये बोलते ही अनिका फर्श पर बैठ गई और अपना सिर नीचे करके फूट फूट कर रोने लगी। अनिका की बात सुनकर आहान एकदम ही शॉक्ड हो गया। वो हैरानी से बोला, अनिका तुम ये क्या बोले जा रही हो? मैंने ऐसा कब कह कि तुम। इससे आगे का वर्ड आहान के लब से नहीं निकल पाए। अनिका रोते हुए बोली, बस भी करो आहान रायजादा, और कितना झूठ बोलोगे? मैं पूछती हूँ, आखिर तुम्हें क्या मिला मेरी जिंदगी बर्बाद करके? मैंने आपका क्या बिगाड़ा था जो आपने मुझे जबरदस्ती अपने हवस का शिकार बनाया? आहान को अब अनिका की बातें सहन नहीं हुआ और वो चीखते हुए बोला, नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी जानबूझकर नहीं किया, किसी ने मुझे फंसाने की कोशिश किया था। आहान के बात सुनकर अनिका उठी और अपनी आंसू पोंछते हुए बोली, अब मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनना चाहती। तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि मैं जब जब तुम्हारी शकल देखती हूँ तो मुझे वो काली रात और दिन याद आते हैं जो मेरे लिए असहनीय है। अनिका की बात सुनकर आहान बोला, नहीं, मैं तुम्हें और अपने बच्चों लेने आया हूँ और तुम सभी को अपने साथ लिए बिना मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ। आहान की बात पर अनिका बोली, ठीक है, तुम ले जाना मेरे बच्चे और मेरी लाश। ये बोलकर अनिका ने अपनी गले की नाश को काट ली और अगले ही पल अनिका की पूरी शरीर से खून भीग गया और अनिका बेहोश होकर नीचे गिर गई। अनिका ने इतना जल्दी की थी कि आहान को संभलने का मौका ही नहीं मिला। अनिका, आहान जोर से चीखा और जल्दी से रोनित को कॉल करके जल्दी से हॉस्पिटल अरेंज करने बोलकर अनिका को गोद में उठाया और जल्दी से मेन रोड के तरफ भागा। वहीं निधि, जो अपने रूम से अनिका और आहान के बीच के बात सुन रही थी, वो आहान के चीखने से अपने रूम से बाहर आई तो देखी आहान अनिका को लेकर उसके घर से जा रहा है। निधि जैसे ही हाल से लेकर घर के बाहर तक खून के बूंद देखी तो हैरान हो गई और वो बाहर दौड़कर आई। तब तक आहान अनिका को लेकर बहुत दूर जा चुका था। निधि वापस अपने घर के अंदर आई तो हाल खून को देखकर रोने लगी और बोली, आहान रायजादा, ये तुमने अच्छा नहीं किया। अगर अनिका को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। फिर निधि जल्दी से खून को साफ की और अनिका की रूम में गई तो देखी हंस और अंशिका उठ गए हैं और अपने खिलौने के साथ शांति से खेल रहे हैं। आगे की स्टोरी को जानने के लिए बने रहे स्टोरी वाला बॉक्स पर मेंबरशिप ले, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें नेक्स्ट एपिसोड्स के लिए।